हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि पलासी युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व था। अंग्रेजों को पलासी युद्ध के बाद क्या क्या फायदे हुए। तो उसमें हम लोगों ने आर्थिक पहलुओं को देखा था कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। कंपनी को 24 परगना, एक जिला है बंगाल में, 24 परगना जिले की जमींदारी दी जाती है। और जो कंपनी के अधिकारी रहते हैं उनको बड़ी राशि दी जाती है गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। और कंपनी के जो कर्मचारी रहते हैं उनको निजी व्यापार पर छूट दी जाती है कि निजी व्यापार पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने बात किया था कि पहले अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटेन से वो क्या मंगाते थे, कीमती धातुएं मंगाते थे, पैसे मंगाते थे। क्यों? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए। लेकिन अब पलासी युद्ध के बाद वो उन कीमती धातुओं को मंगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से लूटपाट कर ले रहे हैं, यहाँ पर इतना लूटपाट कर लेते हैं कि उन्हें अब जरूरत नहीं पड़ रही थी पैसे मंगाने की। तो और हम लोगों ने देखा था कि कंपनी अपने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय कारीगरों से जो उनका जो दाम रहता था, उन्हें जबरदस्ती कम पैसे में उनके उत्पादों को खरीदती थी कंपनी। तो इसके कारण क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का पतन प्रारंभ हुआ। और हम लोगों ने बात किया था आगे चलकर जब बंगाल से नियमित तौर पर पैसे आने लगते हैं तो यह कहा दिया जाएगा कि भाई अब बंगाल से जो भी आएगा पैसा, बंगाल से जो भी इनकम होगी, उसी खर्चे से, उसी पैसे से आपको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के खर्चे को देखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने नोट करके कुछ लिखा था। पलासी युद्ध के बाद भारत के उद्योगों का पतन होना प्रारंभ होता है, भारत से धन का निष्कासन प्रारंभ होता है। तो ये सब हम लोगों ने नोट करके लिख लिया था। और उसके बाद हम लोग राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, कंपनी का क्या राजनीतिक प्रभाव हुआ पलासी युद्ध के बाद, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अभी बंगाल में नवाब कौन बनेगा ये तय कर रही है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तय कर रही है कि बंगाल में नवाब कौन बनेगा। मतलब अभी बंगाल की राजनीति और बंगाल का प्रशासन पूरी तरीके से कंपनी के इशारों पर चलने लगी थी। जब कंपनी तय कर रही है कि नवाब कौन बनेगा, तो ऊंचे ऊंचे पदों पर जो मंत्री रहेंगे उनकी भी नियुक्ति तो कंपनी ही करेगी। फिर सीधी सी बात है, जब शासक ही जब कंपनी की मर्जी से बन रहा है तो मंत्री वगैरह तो कंपनी की मर्जी से ही बनेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बंगाल या फिर भारत में कंपनी की गिनती एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में होने लगती है। और हम लोगों ने बात किया था कि हॉलैंड और ब्रिटेन के बीच युद्ध होता है, बेदारा के 1759 में। तो उस युद्ध के बाद हॉलैंड ने क्या कहा, हॉलैंड ने कहा कि भैया हम भारत में सेना वेना नहीं रखते, हम व्यापार में केवल व्यापार करते हो, हमारा कोई व्यापार करने दो भारत में। और उसी तरीके से फ्रांसीसी भी कहते हैं। 1763 में पेरिस की संधि होती है, हम लोगों ने बात किया था तीसरे कर्नाटक युद्ध में, जब थर्ड कर्नाटक युद्ध चल रहा था। तो जब थर्ड कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, तो हम लोगों ने बात किया था पेरिस में एक संधि होती है 1763 में। तो वहां पर फ्रांसीसी भी कहते हैं भैया हम भारत में सेना वेना ना रखतो, हम भारत में केवल व्यापार करते, हमारा को केवल व्यापार करने दो। तो अभी बंगाल में अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए ना तो पुर्तगाली थे, ना तो हॉलैंड थी, ना तो फ्रांस थे। अभी अंग्रेजों को एक तरीके से देखा जाए तो चुनौती देने के लिए कोई था नहीं। तो यहाँ तक बात कर लिया था हम लोगों ने। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो हेडिंग था कल का, वही हेडिंग दे देंगे। पलासी की लड़ाई का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व। दृष्टिकोण से महत्व या प्रभाव। पलासी की लड़ाई का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व या प्रभाव। तो जहां तक हम लोगों ने बात किया था उसके आगे से लिखेंगे, उसके आगे से लिखना शुरू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो उसके आगे हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर कि अभी बंगाल में फ्रांस अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए न तो फ्रांसीसी बचे थे, फ्रांसीसियों को भी कमजोर कर दिया था अंग्रेजों ने, और हॉलैंड को भी कमजोर कर दिया था। तो अभी आगे क्या होता है, हम लोगों ने बात किया था कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में
ये हो गया बंगाल, ये हो गया हमारा हैदराबाद, ये कर्नाटक। तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में 1757 में हम लोग बात करें तो फ्रांसीस, ये हो गया उत्तरी सरकार। तो हैदराबाद में उत्तरी सरकार में फ्रांसीसियों की स्थिति थी। अभी फ्रांसीसी यहाँ पर थे। तो जब पलासी युद्ध हो गया, अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण हो गया अच्छा खासा, तो यहाँ से जो इनकम जो हुई अंग्रेजों को, वो इनकम यहाँ पर काम आई। हम लोगों ने बात किया था जब जो फ्रांसीसी गवर्नर लाली रहते हैं, जब फ्रांसीसी गवर्नर लाली फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी बूसी को हैदराबाद से यहाँ मद्रास में बुलाते हैं, यहाँ यहाँ पर कब्जा करने के लिए मद्रास में। तो उसी वक्त क्लाइव बंगाल से सेना भेजकर पूरे हैदराबाद को पैक कर देती है, पूरे हैदराबाद पर नियंत्रण अपना कर लेता है क्लाइव की सेना। तो क्लाइव की सेना यहाँ पर नियंत्रण कर लेती है और यहाँ से फ्रांसीसियों को भी बाहर ढकेला जाता है कि चलो भैया हटो, अब यहाँ पर हमारा कब्जा रहेगा। तो बंगाल के संसाधन कहाँ पर तीसरे कर्नाटक युद्ध में उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को बाहर करने में काम आया, साथ ही हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में काम आया। तो ये पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग। तो उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, जहां तक थे उसके नीचे से लिखेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध में तीसरे कर्नाटक युद्ध में तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ऐसे युद्ध में उत्तरी सरकार एवं हैदराबाद से फ्रांसीसियों फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में भी तीसरे कर्नाटक युद्ध में उत्तरी सरकार एवं हैदराबाद से फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में भी बंगाल के संसाधनों का उपयोग किया गया। तीसरे कर्नाटक युद्ध में उत्तरी सरकार एवं हैदराबाद से फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में बंगाल का उपयोग किया गया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग देख रहे थे तीसरे कर्नाटक युद्ध में जब फ्रांसीसी मद्रास पर कब्जा करना चाहते थे, तो वहां पर भी फ्रांसीसी कब्जा नहीं कर पाते हैं। यानी कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था फ्रांसीसी हैदराबाद से तो बाहर जाते ही जाते हैं, कर्नाटक क्षेत्र पर भी अपना कब्जा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को पैसों की कमी ही नहीं थी, बंगाल से इतना पैसा मिल रहा था अंग्रेजों को, वे बराबर संसाधन भेजते जा रहे थे। और ये जो अभी हमने अभी जो मीर जाफर था, तो मीर जाफर और इसके बाद जो नवाब आएगा, वो भी अंग्रेजों को बराबर पैसे देते रहते थे युद्ध लड़ने के लिए। तो नवाब ने भी कर्नाटक युद्ध लड़ने के लिए पैसे दिए थे अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को पैसे की कोई कमी थी नहीं, बंगाल से बराबर पैसे भेजे जाते थे। तो अंग्रेजों के पास हम लोगों ने बात किया था ऐसा कोई महत्वपूर्ण सोर्स था नहीं पैसों का। तो सॉरी, फ्रांसीसी के पास ऐसा पैसों का कोई महत्वपूर्ण सोर्स था नहीं, फ्रांसीसी इसलिए भी कमजोर पड़ गए थे। तो ये पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध में तीसरे कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक क्षेत्र पर भी कर्नाटक क्षेत्र में भी फ्रांसीसियों को कमजोर करने में
बंगाल के संसाधनों का प्रयोग किया गया। तीसरे कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक क्षेत्र में फ्रांसीसियों को कमजोर करने में भी बंगाल के संसाधनों का प्रयोग किया गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो भी इनकम हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो वो इनकम कर्नाटक युद्ध में काम आया, हैदराबाद से फ्रांसीसियों को बाहर करने में काम आया, और आगे भी वो बहुत काम आता है। मतलब पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का रास्ता ही खुल गया साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो कुल मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि पलासी की लड़ाई के बाद जो संसाधन मिले अंग्रेजों को, वो साम्राज्य विस्तार के लिए काफी उपयोगी साबित हुए। तो उसको भी लिख लेंगे हम लोग। कुल मिलाकर पलासी के संसाधनों का प्रयोग कुल मिलाकर पलासी के संसाधनों का प्रयोग साम्राज्य विस्तार में किया गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, उसके बाद हम क्या करेंगे, मीर जाफर और अंग्रेजों के बारे में कुछ लिख लेंगे कि उनके बीच क्या खिचड़ी चल रही थी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी लिखेंगे मीर जाफर और अंग्रेज। मीर जाफर और अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया था। तो मीर जाफर ने उसके पीछे कुछ वादे भी किए थे कि हाँ, आपको मुआवजा देंगे, इतना सारा पैसा देंगे, ये क्षेत्र देंगे, 24 परगना का क्षेत्र भी दिया था, बीच बीच में पैसे देते रहेंगे। तो मीर जाफर ने जो जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा भी किया था। लेकिन अब क्या हो गया था, अभी अंग्रेजों की लालच बढ़ती ही जा रही थी। अंग्रेज अधिक से अधिक पैसा मांगते ही जा रहे थे, लेकिन मीर जाफर पैसा उतना दे नहीं पा रहा था जितना अंग्रेज मांग रहे थे। हम लोगों ने बात किया था कि इतिहासकार लिखते हैं कि मीर जाफर ने अंग्रेजों के आर्थिक हितों का भर भर के ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा कि उसको अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़ गए थे। तो अभी ऐसे कुछ चल रहा था, अंग्रेजों की लालच बढ़ती जा रही थी, मीर जाफर उतना पैसे दे नहीं पा रहा था। मीर जाफर खुद फंस गया था कि ससुरा हम कहाँ फंस गए इन लोगों के बीच में, इससे अच्छा तो नवाब बने ही नहीं होते। मीर जाफर खुद ही परेशान हो गया, तो पैसे दे नहीं पा रहा था, इतना अंग्रेज पैसे मांग रहे थे। तो अंग्रेजों की लालच बढ़ती जा रही थी। अभी अंग्रेजों के पास और भी उम्मीदवार आ गए थे, उनके सामने और भी शासक बनने के लिए लोग आ गए थे, गद्दी के लिए दावेदार। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें नवाब बनाओ, हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। तो अंग्रेजों के माइंड में ये चलने लगा कि अगर हम दूसरे किसी को नवाब बनाए, नए व्यक्ति को नवाब बनाए, तो हमें ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो फिर अंग्रेजों ने आगे वही किया। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, फिर इसके आगे क्या हुआ फिर बात करेंगे। तो लिखेंगे जिन शर्तों पर जिन शर्तों पर मीर जाफर को जिन शर्तों पर मीर जाफर को
जिन शर्तों पर मीर जाफर को नवाब बनाया गया था नवाब बनाया गया था मीर जाफर ने उन सभी शर्तों को पूरा किया। लिखेंगे लेकिन अंग्रेजों की लालच बढ़ती जा रही थी और मीर जाफर पैसे संबंधी सभी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था और अंग्रेजों को ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी नए व्यक्ति को नवाब बनाने पर हमें अधिक मुनाफा होगा। तो अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब था नहीं कि वो जो नया नवाब आएगा वो हमें पैसे कहाँ से देगा, बंगाल की खेती कहाँ जाएगी, बंगाल के उद्योगों का पतन होगा कि क्या होगा, बंगाल के लोग कहाँ जाएंगे। अंग्रेजों को इस बात से कोई मतलब था नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बस इस बात से मतलब था कि जो भी नवाब आएगा वो हमें पैसे कितने दे रहा है, हमें कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। कंपनी को बस इस बात से मतलब था। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आगे कुछ ऐसा होता है, जब अब अंग्रेजों को लगने लगा कि किसी नए व्यक्ति को नवाब बनाना चाहिए ताकि हमें कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकें। तो अभी क्या था, अभी क्लाइव जब तक गवर्नर था, मीर जाफर ने क्लाइव को भर भर कर गिफ्ट दिए थे, भर भर के खूब सारा पैसे दिए थे क्लाइव को। तो क्लाइव और मीर जाफर की खूब बनती थी। क्लाइव मीर जाफर से खुश रहता था, इन दोनों का तालमेल बैठता था क्योंकि मीर जाफर ने उसको काफ़ी सारा पैसा भी दिया था। तो लेकिन क्लाइव के जाने के बाद क्या होता है, जब नया गवर्नर आता है तो वो भी सोचता है कि जैसे क्लाइव ने पैसे कमाए इसको नवाब बनाकर, मैं भी किसी नए व्यक्ति को नवाब बनाकर उससे खूब सारा पैसा लूंगा, मैं भी खूब सारा पैसा कमाता हूँ। तो नए गवर्नर के माइंड में भी ये चलने लगा। और फिर आगे क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को हटाने के लिए कुछ ऐसा माइंड लगाते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि तुमने डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है हमारे खिलाफ, जबकि मीर जाफर ने ऐसा कुछ किया नहीं था। मीर जाफर के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि तुमने डचों के साथ मिलकर, हॉलैंड वालों के साथ मिलकर तुमने षड्यंत्र किया है हमारे खिलाफ। तो मीर जाफर जबकि कहता है हमने कुछ ऐसा किया नहीं था, तो उसको कहते हैं अंग्रेज कि तुम गद्दी छोड़ दो। मीर जाफर कहता है गद्दी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो अंग्रेज कहते हैं रुक ससुरा, तुरंत बताते हैं कैसे नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज सैनिक क्या करते हैं, उसको घेर लेते हैं, पूरे तरीके से चारों तरफ से घेर लेते हैं मीर जाफर को। तो बोलता है ससुरा हम तुम लोगों को इतना मुआवजा दिया, इतना कुछ छूट दिया, 24 परगना का क्षेत्र दे दिया, कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार पर छूट दे दिया,
तुम लोग ससुरा हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो अंग्रेज कहते हैं जा बकवास बंद कर, अभी हमको अभी तो ज़्यादा पैसा दे नहीं पा रहा, हम किसी और का नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर कहता है चोट्टा नहीं, तो तुम लोग के लिए मैंने क्या कुछ किया, तुम लोग सब भूल जा रहे हो। तो अंग्रेज कहते हैं अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा बहुत कुछ कुछ दे देते हैं, हमारा ही क्राइम पार्टनर रहा है, हमारा ही साथ दिया है इसने प्लासी की लड़ाई में, तभी तो हम जीत पाए। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, उसको कुछ पेंशन वगैरह दे देते हैं ताकि वो भी थोड़ा बहुत खुश रहे, और उसको बोलते हैं जा तू ऐश कर, उसको पेंशन दे देते हैं। और नवाब किसको बनाते हैं, अभी मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। अभी मीर जाफर को हटाकर अभी मीर कासिम को नवाब बनाया है। आगे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, तो हम आगे देख लेंगे। अभी फिलहाल मीर जाफर को हटा के अभी मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है, तो इसको भी नोट करेंगे हम लोग। ऐसे लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, और 1760 में 1760 में अंग्रेजों के दबाव में आकर 1760 में अंग्रेजों के दबाव में आकर मीर जाफर को नवाब का पद अंग्रेजों के दबाव में आकर मीर जाफर को नवाब का पद 1760 में अंग्रेजों के दबाव में आकर मीर जाफर को नवाब का पद मीर जाफर को नवाब का पद छोड़ना पड़ा। पहले तो ये कहता है नहीं छोड़ूंगा मैं, नवाब का पद नहीं छोड़ूंगा। फिर अंग्रेज सैनिक उसको घेर लेते हैं, फिर बोलता है ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, जान बचा लिया अपनी उसने। फिर अंग्रेज ने भी थोड़ी यहाँ पर उसको पेंशन वगैरह दे दिया ताकि वो भी थोड़ा खुश रहे, और मीर जाफर को नवाब का पद छोड़ना पड़ा। और आगे लिखेंगे मीर कासिम को नवाब बनाया गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। हाँ, तो अब आगे बात करें तो आगे क्या होता है। अब जब अंग्रेजों ने मीर कासिम का नवाब बनाया, तो जैसे मीर जाफर ने कुछ वादे किए थे, हम आपको इतना पैसा देंगे, ये क्षेत्र देंगे, ये सब सुविधाएं देंगे, तो उसी तरीके से मीर कासिम ने भी कुछ वादे किए। मीर कासिम ने क्या किया, बंगाल के तीन बड़े बड़े जिलों की जमींदारी अंग्रेजों की दे दी। टैक्स कलेक्शन किया, आप यहाँ से राजस्व संग्रह करिए, जो होगा सब आपका। वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये तीन बड़े बड़े जिलों की जमींदारी मीर कासिम ने अंग्रेजों को दे दी है। और जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, हम लोगों ने बात किया था तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1758 में भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के लिए भी मीर कासिम ने अंग्रेजों को 5 लाख रुपए दिए थे।
और कुछ व्यापार संबंधी वादे भी किए थे मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने मतलब जो जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया था। तो इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। मीर कासिम ने मीर कासिम ने नवाब बनाए जाने के उपलक्ष्य में, मतलब उपलक्ष्य बोले तो खुश होकर उसको अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया, तो उसने खुश होकर उसको 3 बड़े जिलों की जमींदारी दे दी। मीर कासिम ने नवाब बनाए जाने के उपलक्ष्य उपलक्ष्य में, यानी कि खुश होकर, उपलक्ष्य में वर्धमान, ऐसे लिखेंगे वर्धमान, मिदनापुर, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दी तथा तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान तीसरे तीसरे कर्नाटक युद्ध के लिए 5 लाख रुपए भी दिए और कुछ व्यापार संबंधी वादे भी किए। लिखेंगे आगे। मीर कासिम ने जो जो वादे किए थे उन सभी को पूरा किया। तो मीर कासिम ने भी वैसे किया, जो जो मीर कासिम ने वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया। तो मीर मीर कासिम को क्या लगता था कि मैं मुझे अंग्रेजों ने नवाब बनाया है, तो मैं उनके उसके बदले में उनको कुछ क्षेत्र देके कुछ पैसे दे दूंगा, उसके बाद मैं फ्री रहूंगा, मैं संप्रभु शासक के जैसा काम करूंगा, मैं स्वतंत्र शासक के तौर पर कार्य करूंगा। मीर कासिम को ये लगता था। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों का नजरिया क्या था? अंग्रेजों को लगता था, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा शासक मिल गया, जैसा हम ढूंढते थे वैसा ही मिल गया हमको। अंग्रेज खुश थे उससे काफी, क्योंकि मीर कासिम ने जो जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था, हमें एक कठपुतली का शासक मिल गया, हमें एक कठपुतली शासक मिल गया है, हम इसको जैसा चाहेंगे वैसा अपने इशारे पर नचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आगे क्या होता है, अंग्रेज को तो लगता है कि हमें कठपुतली के जैसा शासक मिल गया है, हम इसको अपनी मर्जी पर जैसा चाहेंगे वैसा नचाएंगे। लेकिन जब मीर कासिम स्वतंत्र शासक के तौर पर कार्य करना शुरू करता है, तो अंग्रेज ऐसा टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं, अरे बबुआ, तो ससुरा हम लोग को लगा था कि हमको एक कठपुतली का शासक मिल गया है, लेकिन ये चोट्टा तो ससुरा कोई भी काम कर रहा है, हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। मीर कासिम क्या करता था, मीर कासिम कोई भी काम करता था तो अंग्रेज को बताता नहीं था, अंग्रेजों से पूछे बिना वो कार्य कर देता था। तो अंग्रेज इस बात से भी चिढ़ते थे कि हमसे पूछ क्यों नहीं रहा है। मीर जाफर तो मान लो कि वो पैसे नहीं दे पा रहा था, लेकिन ये चुट्टा तो हमसे पूछ भी नहीं रहा है और अपनी मनमानी ही किए जा रहा है। तो अंग्रेज इस बात से बहुत चिढ़ गए थे और आगे दस्तक को लेकर एक बार फिर से विवाद होता है और इसी मुद्दे पर
तनाव बढ़ता है और आगे चलकर एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो बंगाल में हम लोगों ने बात किया था, 2 युद्ध हमें देखने को मिलता है। एक पलासी की लड़ाई जिसे हम कहते हैं जो एक विश्वासघात का युद्ध था, और एक बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध का हम बात करेंगे आगे क्या-क्या होता है। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लिखवा देंगे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को। लिखेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे। पलासी का टॉपिक अभी हमने खत्म कर लिया, तो पलासी का जो टॉपिक हमने खत्म किया उसके लिए क्वेश्चन लिख लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पलासी की लड़ाई कोई बड़ा युद्ध नहीं। पलासी की लड़ाई कोई बड़ा युद्ध नहीं, बल्कि विश्वासघात था। पलासी की लड़ाई कोई बड़ा युद्ध नहीं, बल्कि एक विश्वासघात था। टिप्पणी करें। सेकंड लिखेंगे। ये पीवाईक्यू भी है, ये आज यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन, पलासी पलासी की लड़ाई के कारणों को संक्षेप में बताएं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा 2 क्वेश्चन लिख के, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बक्सर युद्ध पर बात करेंगे। ये हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में।